Welcome everyone. Welcome to my Instagram page Judiciary009 and YouTube चैनल Judiciary009। तो आज अपने CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो चैप्टर 15 है वो करेंगे, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। तो वो उसमें कई चीज़ें हैं जो आपके समझने लायक हैं। जैसे सबसे पहले अपने आज देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्लेंट, और जो सेक्शन 2D इसके लिए अपने देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कंटेंट जो कंप्लेंट का वो होगा वो किस तरह से उसको एग्ज़ामिन करेगा बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और कॉग्नियंस कंप्लेंट का कहाँ पे लिया जाता है और कॉग्नियंस का मतलब क्या होता है। और क्या दो कंप्लेंट्स एक ही फैक्ट्स के ऊपर मेंटेनेबल होंगी, अगर होंगी तो क्या क्या उसका प्रोसेस रहेगा और किस तरह से उसको देखेंगे। और अगर एफआईआर हुई थी और एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट मतलब 173 में कैंसलेशन मान लीजिए आ चुकी है और कैंसलेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट करने के बाद मान लो अब उसी फैक्ट के ऊपर एक दोबारा आप कंप्लेंट डाल रहे हो और 200 में आप उसको, क्या मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा या फिर वो उसके ऊपर उसको नहीं सुन सकता, वो देखेंगे। और कंप्लेंट कॉग्निजेबल केसेस में और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में किस तरह से चलेगी, और कॉग्निजेबल में अगर समन्स ट्रायबल केसेस हैं उसको किस तरह से देखना है, और जो वारंट केसेस है जो उनको किस तरह से देखना है, और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायबल केसेस हैं उनको किस तरह से देखना है। और जो उसके बाद अपने देखेंगे कि जजमेंट, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पोस्ट कॉग्नियंस ऑर्डर के रिगार्डिंग जो मजिस्ट्रेट है जो 156 क्लॉज 3 में जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वीनू भाई हीरा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, क्या उसका प्रभाव अपने कंप्लेंट केसेस के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कॉग्नियंस में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर 202 में मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो वो देखेंगे, उसका थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। और क्या ऑर्डर जो 204 में जो अक्यूज़ को कॉल करने का कर दिया है, तो क्या उसको रिकॉल किया जा सकता है उस ऑर्डर को, उसके रिगार्डिंग जजमेंट देखेंगे। और क्या उसके लेटेस्ट केस लॉ क्या हेल्ड हुआ है वो देखेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए जो 202 में जो अदर पर्सन डिफाइन है कि अदर पर्सन के बारे में बताया गया कि अदर पर्सन से आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो, तो वो अदर पर्सन किसे कहेंगे उसके बारे में देखेंगे। और जो पावर कॉग्नियंस लेने की और पावर जो ट्राई और जो इन्वेस्टिगेशन कराने की है जो वो क्या अलग रहेगी, वो उसमें डिफरेंस देखेंगे। और जो समनिंग होती है 204 में, और क्या को उस टाइम पे उस समनिंग से पहले क्या अक्यूज़्ड का जो लोकस बनता है कि वो अपीयर होके वो डिसमिसल के लिए बोल दे कोर्ट को और रिलीफ मांगे कि डिसमिसल कंप्लेंट का कर दीजिए, वो देखेंगे। और ऑब्जेक्ट जो 200 का 201 इनका क्या है और 204 का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाए गए हैं ये प्रोविज़न, वो देखेंगे। और जो कंप्लेंट एक साधारण आदमी करता है, एक पब्लिक सर्वेंट करता है, एक कोर्ट करता है, उनमें फ़र्क देखेंगे, उनकी प्रोसीडिंग किस तरह से चलती है वो देखेंगे। तो पहले अपने कंप्लेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं जो सेक्शन 2D CRPC में दी गई है, जो ये कहता है कि ऑरल एलिगेशन हो सकते हैं या रिटर्न के एलिगेशन हो सकते हैं विद द व्यू टू टेक एक्शन। अगर आप 2D के जो डेफिनेशन है उसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ऑरल में भी हो सकती है कंप्लेंट और रिटर्न में भी हो सकती है। और ये एलिगेशन है जो रिटर्न में हो सकते हैं या ऑरल में हो सकते हैं। टू मजिस्ट्रेट विद द व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड ऑफेंस। अब यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे ऑफेंस का जिक्र किया है। तो ऑफेंस में दोनों चीज़ें कवर्ड करेंगे। आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी कंप्लेंट दे सकते हो और नॉन कॉग्निजेबल के लिए भी आप कंप्लेंट दे सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बट डज़ नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। लेकिन अगर 2D की एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें मान लीजिए कोई एक कंप्लेंट थाने में पहुंचती है और उसकी थाने के उसको एक एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है
ये समझते हुए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको हमेशा एफआईआर करनी है, और एफआईआर होने के बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आपको पता चला कि इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल केस, तो आप अगर उसकी रिपोर्ट चार्जशीट बना के पेश करते हो 173 में मजिस्ट्रेट के पास जिसने कॉग्निजेंस लेना है, तो उस स्टेज में वो जो चार्जशीट होगी वो हम उसको कंप्लेंट मानेंगे, क्योंकि वो नॉन कॉग्निएबल से रिलेटेड है। तो नॉन कॉग्निएबल में हमेशा कंप्लेंट्स वाली प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। आप थाने में भी जा सकते हो। 155 अगर देखोगे, थाने में डीडी एंट्री करके आपको भेज दिया जाता है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, भाई साहब आप जा सकते हो। वो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वो आपकी ये कंप्लेंट सुनेंगे। उसके लिए आप एफआईआर नहीं करा सकते हो, लेकिन आप डीडी एंट्री उसके लिए हो जाती है थाने में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये कहती है कि वो अगर उस नॉन कॉग्निएबल केस में भी एफआईआर अगर गलती से कर दी थी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया गया कि ये नॉन कॉग्निएबल केस था, अब उसकी जो रिपोर्ट होगी वो एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर दी जाएगी, और जिसने वो फाइल की है, जो एसएचओ फाइल करेगा वो जो पुलिस रिपोर्ट, उसको हम कंप्लेनेंट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अगर 190 के क्लॉज ए में अगर देखोगे तो कंप्लेंट वहाँ पे कॉग्नियंस हो सकता है उस कंप्लेंट का। और अगर 200 में जाएंगे तो 200 में 3 तरह की कंप्लेंट का जिक्र है। एक ऑर्डिनरी पर्सन की कंप्लेंट, एक पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट, और एक कोर्ट के द्वारा दी गई कंप्लेंट। तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट वाली कंप्लेंट मान लेंगे, क्योंकि एसएचओ बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट अपनी डिस्चार्ज ड्यूटी करते हुए और ड्यूरिंग वो सारा प्रोसेस करते हुए उसने वो चार्जशीट फाइल की है, उसको उसी एवज में उसको कंप्लेंट दी गई थी। तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानते हुए आगे प्रोसीडिंग 200 में ले जा सकते हैं। और अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन के फर्दर अगर कोर्ट को लगता है कि ऑर्डर करने हैं, तो उस केस में उसका जो ऑन ओथ एग्जामिनेशन उस एसएचओ का वो किया जा सकता है। तो इस तरह से अपने देखेंगे तो कंप्लेंट आपको पता चल गया है कि ये ऑफेंस से रिलेटेड ऑरल और रिटन एलिगेशन होते हैं विद द व्यू टू टेक एक्शन, और मजिस्ट्रेट के पास होते हैं अंडर दिस कोड। तो इसको अच्छे से आपने देखना है। और उसके बाद देखेंगे कि जो कंप्लेंट कॉग्नियंस किसे कहते हैं, कॉग्नियंस ऑफ कंप्लेंट। देखिए, कॉग्नियंस का मतलब होता है कि आपने जुडिशियल नोटिस ले लिया उस ऑफेंस का। मतलब अब ये प्रोसीडिंग जो मेरे सामने बीइंग मैं जैसे मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे सामने एक प्रोसीडिंग पहुँचती है, कंप्लेंट पहुँचती है, और मेरे को लगता है कि इस स्टेज से अगली वाली स्टेज पे जाया जा सकता है, तो डैट इज़ अ कॉग्नियंस। मतलब मैं प्रोसीडिंग आगे अगली स्टेज पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ, और जो उसका मटेरियल मेरे को अवेलेबल होगा वो उसको रिगार्डिंग मैं आगे चलाऊंगा विद द व्यू टू टेक फर्दर प्रोसीडिंग्स नेसेसरी फॉर द ट्रायल ऑफ द डेट वेरी ऑफेंस जिसके लिए वो कंप्लेंट आई है। तो जिसमें इस बेसिकली कॉग्नियंस का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करता है, और माइंड अप्लाई करते हुए वो प्रोसीडिंग को अगली स्टेज पे ले जाने की जो प्रक्रिया है वो डैट इज़ कॉल्ड कॉग्नियंस। अब देखिए, आपके पास कंप्लेंट पहुंच गई है, कंप्लेंट आपने देखी है, देख के आपको लगता है कि ये ऑफेंस हुआ है, जो 2D की रिक्वायरमेंट है, ऑफेंस हुआ है। तो उसके बाद आप उसका कॉग्नियंस लोगे 190 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में, क्योंकि वो कंप्लेंट है। अब उसका 200 की प्रोसीडिंग शुरू करोगे। वो जो कंप्लेनेंट है उसको आप ऑन ओथ एग्जामिन करोगे, उसके विटनेसेस को एग्जामिन करोगे। अब देखिए, पहली बात, कंप्लेनेंट का जब वो कंप्लेंट लेके आएगा वो उसका इन पर्सन आना ज़रूरी नहीं है। आप थ्रू एडवोकेट, थ्रू पोस्ट भी कंप्लेंट कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हो। लेकिन अभी प्रैक्टिकल सेंस में मैंने कभी देखा नहीं है कि पोस्ट के थ्रू को कंप्लेंट आती हुई। लेकिन एडवोकेट के थ्रू कई बार मैंने देखता हूँ कंप्लेंट आती है, और उसके बाद उसमें जो देखने के बाद उसका देखा जाता है कि अगर ये कॉग्निएबल ऑफेंस है तो कंसर्न्ड जो थाना है, थाने में देखा जाता है, एटीआर मंगवा ली जाती है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि क्या इस कंप्लेंट में आपने कोई एक्शन लिया है। मान लो उस पर एफआईआर हो चुकी थी, तो उस केस में 210 वाली प्रोसीडिंग में कोर्ट जा सकता है। उसको अपने एक बार हटाते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से। अब देखिए, आपके पास कंप्लेंट आ चुकी है, अब कंप्लेनेंट को आपने एग्ज़ामिन करना है, एग्ज़ामिन ऑन ओथ करना है। अब देखिए, एक प्राइवेट कंप्लेंट आती है, प्राइवेट बंदा कंप्लेंट लेके आता है, तो प्राइवेट बंदे को ऑन ओथ एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है।
और उसमें रिटन में जो सारे कंटेंट होंगे वो सामने आएंगे। और उसके साथ जो भी विटनेसेस की लिस्ट देगा, जो विटनेस वो एग्ज़ामिन कराना चाहता है वो कंसर्न्ड कंप्लेनेंट, तो वो विटनेस सारे एग्ज़ामिन होंगे। अगर मान लीजिए वो लिस्ट दे देता 5 जनों की, कोर्ट उसको एग्ज़ामिन को लगता है, कोर्ट ने किए 2 एग्ज़ामिन करने किए, और कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी ऑफेंस बन रहा है और हम इस जो कंसर्न्ड जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट अपने 204 में जाया जा सकता है। 204 में उसको कॉल किया जा सकता है कि आके बता भाई ये तेरे अगेंस्ट एलिगेशन है, और उसकी प्रोसेस शुरू की जा सकती है। तो अगर तो वो वाले सिस्टम है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एलिगेशन जो हैं वो आपके जो विटनेसेस हैं वो आपने जो 5 बताए थे, ये कौन सा विटनेस एग्जामिन करना है और कौन सा नहीं करना है, ये कंप्लेनेंट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है। तो ये कंप्लेनेंट की हमेशा मर्जी रहेगी, कंप्लेनेंट की डिस्क्रिशन रहेगी, वो किस विटनेस को एग्जामिन कराना चाहता है प्राइमा फेसी ऑफेंस बताने के लिए। तो वो आपने देखना है। और मैंने बताया कॉग्निजेंस किस तरह से आपको देखना है। और क्या 2 कंप्लेंट एक ही फैक्ट्स के ऊपर आ सकती हैं? तो देखिए, अगर एक कंप्लेंट एक फैक्ट्स के ऊपर आ चुकी है और उसको कोर्ट ने, क्योंकि दूसरी कंप्लेंट तभी आएगी जब आपने पहले डिसमिस कर दिया है। अगर कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर उसको सुन लिया है, मेरिट्स में उसको सुनने का मतलब कि आपको ऑन ओथ एग्जामिनेशन किया था और कोर्ट को लगता था ये कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, तो उस स्टेज में दूसरी कंप्लेंट उसी फैक्ट्स पे नहीं आ सकती, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। दूसरा, जब वो कंप्लेंट आई आप अपीयर ही नहीं हुए, अपीयर ना होने की वजह से वो डिसमिस होगी 203 में, तो इस स्टेज में क्योंकि मेरिट्स में उसकी सुनवाई नहीं हुई है, तो उसी फैक्ट्स के ऊपर आप दोबारा भी कंप्लेंट कर सकते हो, वो मना नहीं है। लेकिन उसमें आपको रीज़न देने पड़ेंगे कि पहली बार आपकी नॉन अपीयरेंस किसकी वजह से थी। तो इस स्टेज में वो हो सकता है कि कोर्ट आपको थोड़ा सा खिंचाई करके आपकी वो कंप्लेंट ले ले। तो दूसरे वाले केस में जैसे मैंने कहा था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी सेम फैक्ट्स के ऊपर दोबारा कंप्लेंट ली जा सकती है। उसमें अभी एक लेटेस्ट केस लॉ आया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो केस का नाम है समिता नायडू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अनदर्स 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हुआ क्या था, एक मिस्टर नायडू थे, नायडू की जो जब उनकी डेथ हुई 2001 में, तो उनके पास एक मारुति कार थी। जो उसके मरने के बाद उनकी एक वाइफ थी और 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। वो मारुति कार नीचे उसके जो कोपार्टनर थे उनके पास डिवॉल्व होनी थी, उसका शेयर आगे बंटना था, किसको बनता था। तो उसके जो 3 पुत्र थे उसमें से एक पुत्र ने दूसरे अपने भाई के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दी। कंप्लेंट ये दी कि ये जो गाड़ी मारुति जो मेरे बाप 2001 में जो जिनकी डेथ हुई है वो छोड़ के गए थे, ये गाड़ी धोखे से, इसकी फॉर्ज्ड एक वो बना के सेल डीड ये किसी को बेच दी गई है। इसमें फॉर्ज्ड सिग्नेचर मेरे बाप के लिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने साइन ऐसे नहीं किए थे। एक भाई दूसरे भाई के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट देता है। तो होता क्या है, उस कंप्लेंट जब मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है तो मजिस्ट्रेट उसको डिसमिस कर देता है, क्योंकि उसमें एलिगेशन होते हैं 420 के, 467 के, 468 के, 471 के आईपीसी के जो ऑफेंस हैं। लेकिन होता क्या है, वो एलिगेशन प्राइमा फेसी नहीं बन रहे होते, तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है। डिसमिस करने के बाद वो उस कंप्लेंट के एवज में डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन में जो चले जाता है, जिसके अगेंस्ट ये डिसमिसल होती है हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में ये रिवीजन में जाते हैं तो हाई कोर्ट में एक प्ली ये लेते हैं कि हम इस कंप्लेंट को विड्रॉल कराना चाहते हैं, क्योंकि सर्टन जो फैक्ट्स हैं, सर्टन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लगा के फिर आपके पास आएंगे। तो मैं जो हाई कोर्ट कंसर्न वो ये कह देता है कि आप ऐसा करिए, अगर ऐसा कुछ चीज़ें तो विड्रॉल वो दे देता है। आप डॉक्यूमेंट कोई रह गया था एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस का, वो अगर आप नहीं लगा पाए थे, तो अब आप वो डॉक्यूमेंट लगा के दोबारा कंप्लेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्टेज में वो डॉक्यूमेंट जो बेसिकली दोबारा लगाते हैं वो उसमें एक तो क्रेडिट नोट कि इसकी गाड़ी की वैल्यू क्या थी, और वो आरसी किसके नाम पे वो आरसी
और वो आरटीओ से रिकॉर्ड उस गाड़ी का 3-4 डॉक्यूमेंट लगाने के बाद वो मजिस्ट्रेट के पास फिर जाते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट थे हमारे रह गए थे जब आपकी डिसमिसल कंप्लेंट की हमारी की थी, अब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुके हैं, अब हमारी कंप्लेंट को सुनिए। क्योंकि हाई कोर्ट के पास हमने ये विड्रॉल लेके आए थे, क्योंकि वो रिवीजन में वो गए थे हम उस कंप्लेंट के अगेंस्ट। तो इसमें मजिस्ट्रेट उसको सुनता है और सुनने के बाद जब वो सेकंड कंप्लेंट सुन रहा होता है तो दूसरी पार्टी जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट थी वो उसके रिवीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट चली जाती है कि ये जो रिवीजन ये जो सेकंड कंप्लेंट है वो सेम फैक्ट्स की है, तो इसको डिसमिस जो किया गया था पीछे वो इसको दोबारा नहीं सुन सकता मजिस्ट्रेट उसी फैक्ट्स का। तो हाई कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इसको आप सुन सकते हो। तो उसकी आगे सुप्रीम कोर्ट के पास अपील पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जनरली ये जो फैक्ट्स हैं वो सेम हैं, इसमें जो एलिगेशन है वो सारे सेम हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो जो मटेरियल जो रिकॉर्ड में लाए गए हैं वो बेसिकली सेम से एलिगेशन वाला है, तो इसको आप दोबारा कंप्लेंट इस फैक्ट पे नहीं हो सकती। आप अगर उसी फैक्ट्स के ऊपर दोबारा कंप्लेंट करना चाहते हो तो एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस होना ज़रूरी है। तो वो एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस क्या होंगे? पहला, जो ऑर्डर पास हुआ है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ऊपर पास हुआ है। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मजिस्ट्रेट को नेचर ऑफ कंप्लेंट को समझते हुए, या मैनिफेस्टली अनजस्ट या जो फुलिश ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया था, जहाँ कुछ ऐसा नया रिकॉर्ड था जिसके ऊपर ये पूरी कंप्लेंट की नेचर चेंज हो सकती थी, जिसको आपने गुड फेथ के कारण उसको आप आगे नहीं ला सकते थे। तो ये सारे अगर एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस हैं और पहली आपकी जो कंप्लेंट अगर डिसमिस हो भी गई है तो एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस में आप उसी फैक्ट्स के ऊपर एक नई कंप्लेंट डाल सकते हो, लेकिन आपको एक्सेप्शन केस के बारे में बताना पड़ेगा। जो मैंने 4 ग्राउंड बताएं उस ग्राउंड को आप आधार बनाते हुए उसी फैक्ट्स के ऊपर आप सेकंड कंप्लेंट भी डाल सकते हो। तो रूटीन वाला काम नहीं है कि सेकंड कंप्लेंट उसी फैक्ट पे दोबारा हो जाएगी और आपके केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद जनरली अगर प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट करता है तो उसमें मैंने कहा कि ऑन ओथ एग्ज़ामिनेशन के बाद जनरली अगर मान लीजिए ऑन ओथ एग्ज़ामिनेशन हो गया तो कोर्ट के पास 3 चीज़ें होती हैं करने के लिए। पहला, वो सीधा 204 में चला जाए, उस अक्यूज़ड को समनिंग कर दे कि आ जा भाई तेरे अगेंस्ट ये कंप्लेंट आ गई है, क्योंकि उसको लगता है कि प्रेमा फसाई ऑफेंस बन रहा है। या दूसरी स्टेज में इशू ऑफ प्रोसेस था वो उसको वो एक बार उसको पोस्टपोन कर दे और खुद इंक्वायरी कर ले, उसको लगता है तो, या किसी और मजिस्ट्रेट के थ्रू उसको इंक्वायर करवा दे मैटर को। या तीसरा, उस जो प्रोसीडिंग 204 को वो पोस्टपोन करके वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करवा दे 202 में कि इस फैक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। तो अगर तो उसने इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए खुद या किसी और मजिस्ट्रेट से, तो बाद में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए बाद में वो इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये वाइस वर्सा दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, अगर एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, अगर दूसरी होगी तो पहली नहीं हो सकती। अब देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केसेस वाले जो कंप्लेंट होती है, मान लो मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट दी जो ऑफेंस ऐसा मेड आउट हो रहा है जो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है, उस केस में भी आपको मजिस्ट्रेट के पास ही कंप्लेंट डालनी होती है। तो कंप्लेंट पहले कॉग्नियंस हर केस का नीचे से शुरू होता है, नीचे से कॉग्नियंस मजिस्ट्रेट लेता है और उसके बाद वो कमिटल करके 209 में कमिटल करके कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजता है 209 में। अब देखिए, कंप्लेंट आई है ऐसी, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है, ऑन ओथ एग्ज़ामिनेशन हुए। ऑन ओथ एग्ज़ामिनेशन के होने के बाद आप उस मैटर में आपको 202 के जो क्लॉज 2 का जो प्रोवाइज़ो उसमें जाना पड़ेगा। उसमें आपको सारे विटनेस जितने भी हैं सारे एग्ज़ामिन करने पड़ेंगे, कंप्लेनेंट को एग्ज़ामिन करना पड़ेगा ऑन ओथ। अदर केसेस में जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस नहीं है
उस केस में आप बाकी विटनेस छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है। तो आपको लगता है कि यार ये विटनेस, मान लीजिए 4 विटनेस है, 2 विटनेस एग्जामिन करने से मेरा काम चल रहा है, प्राइमा फेसाई ऑफेंस बन रहा है, तो मैं अगली स्टेज पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रैवल केस है, उस केस में आप बाउंड हो सेक्शन 202 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में। आपको क्या करना होगा, सारे विटनेसेस को ऑन ओथ एग्जामिन करना पड़ेगा और कंप्लेनेंट को भी एग्जामिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस केस में आप इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केसेस में। और दूसरे केसेस में जिसमें वो खुद इंक्वायरी या वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, उस केस में वो इन्वेस्टिगेशन या तो खुद कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन है जो वो पुलिस ऑफिसर को करवा सकता है या अदर पर्सन के द्वारा करवा सकता है। जो ये अदर पर्सन कौन होगा, ये ऐसा नहीं है किसी को भी कह दिया गया यार तू इन्वेस्टिगेशन कर दे, ऐसा नहीं है। ये वो अदर पर्सन वो होगा जो अदरवाइज अंडर कोड उसमें जिसकी पावर कोड उसको देता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो उस बंदे को, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर को कह सकता है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन उसमें आप जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होते हैं उसमें अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, अरेस्ट करने की पावर नहीं देता है 202 में जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और 200 का ऑब्जेक्ट ये है, ऑन ओथ एग्जामिनेशन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आप मान लो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें तो आपने एफआईआर कर दिया, और एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट को जो आईओ को लगता है कि यार ये ऑफेंस ऐसा है, इसमें इसके अगेंस्ट एविडेंस सफिशेंट है, तो उसको अरेस्ट करके और सारी प्रोसीडिंग की जा सकती है और बाद में उसको सारी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके आप चार्जशीट फाइल कर सकते हो। लेकिन कंप्लेंट केस में उसी प्रोसेस को समझते हुए कि ऐसा नहीं है कि रूटीन कंप्लेंट आई, रूटीन में आपने ऑर्डर कर दिया 204 में कि अक्यूज्ड आए और मेरे सामने, क्योंकि ये आर्टिकल 21 और क्योंकि इसमें लाइफ और वो पर्सनल लिबर्टी का सवाल आ जाता है, तो इसीलिए 2000 का वो एक सेंक्शन है कि आपको ऑन ओथ एग्जामिनेशन करने के बाद प्राइमा फेसाई अगर लगता है कि यार ये एलिगेशन थोड़े से सीरियस लेवल के हैं और इसमें वेरासिटी है एलिगेशन में। वेरासिटी ऐसा नहीं चेक करनी कि ट्रुथ की वेरासिटी इस सेंस में चेक करनी है कि वो एलिगेशन है ऐसे हैं जिसमें अगली प्रोसीडिंग में आप जा सकते हो, आप समनिंग कर सकते हो या आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो या इंक्वायरी में जा सकते हो। तो उस केस में वो सारी प्रोसीडिंग इसीलिए बनाई है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है कि वो जो ऐसा नहीं है कि फेस वैल्यू पे आपने कर दिए ऑर्डर, ऐसा नहीं है। तो वो रीजनड ऑर्डर होंगे जो आपके 204 वाले ऑर्डर होंगे। उस केस में जब आप समनिंग करोगे 204 में, तो उसमें जो 204 का क्लॉज 1, 2, 3 ये कहता है कि आप सम्मन के साथ कंप्लेंट भी भेजोगे, लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वो टाई करोगे, वो सारे उसके पास पहुंचेंगे। उससे क्या होगा, जो अक्यूज होगा, अक्यूज को सारा उसके अगेंस्ट जो एलिगेशन है उसका वो पढ़ पाएगा, उसका एक डिफेंस तैयार कर पाएगा। तो ये इट्स अ नेचुरल जस्टिस कि आप जिसके अगेंस्ट आपके एलिगेशन है, कंप्लेंट है, तो उसको इस चीज़ का नोटिस पहुंचे। और नोटिस हमेशा तब पहुंचा जब 204 की प्रोसीडिंग में आप पहुंच जाते हो, जो आगे वाली प्रोसीडिंग कंप्लीट करके। या तो 204 आ जाएगा या 203 में चले जाओगे। 203 में डिसमिसल कंप्लेंट का हो जाएगा कि भाई साहब ऐसे एलिगेशन नहीं बन रहे कि हम 204 में जा सकते हैं, या आउटराइटली आप 204 में जा सकते हो। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो बीच वाला प्रोसेस है वो 202 का प्रोसेस है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, जनरली पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट को ऑन ओथ एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप करोगे ही नहीं, जनरली ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे कंप्लेनेंट है तो उस स्टेज में ऑन ओथ एग्जामिनेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस केस में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करना चाहते हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने से पहले आपको उस पब्लिक सर्वेंट को ऑन ओथ एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। तो ऑन ओथ एग्जामिनेशन अगर नहीं करते और जो है आप ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देते हो तो वो प्रोसीडिंग विशिएट हो सकती है, और वो इरेगुलर प्रोसीडिंग ऐसी होगी जो विशिएट प्रोसीडिंग सारी को कर सकती है। वो उसके लिए एक जजमेंट भी है, वो आप जजमेंट का थोड़ा सा देख लीजिए। भगवारी दास वर्सेस एम्परर
1930 की एक जजमेंट है, और परमानंद ब्रह्मचारी वर्सेस एम्परर 1931 की है, और एक 1961 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जो मार्कंडे राय राय वर्सेस शिव कुमार ठाकुर, वो आप इसके लिए देख सकते हो। तो इस चीज़ को देखते हुए अब देखिए, जो ऑर्डिनरी पर्सन के रिगार्डिंग आप मैंने बताया कि कंप्लेंट किस तरह से चलेगी। अब पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो कंप्लेंट मैंने वो भी बता दिया कि किस तरह से चलेगी, कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो करानी है तो आपको ऑन ओथ एग्जामिनेशन पब्लिक सर्वेंट का भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते हो तो ऑन ओथ पब्लिक सर्वेंट को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट को आपको ऑन ओथ एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको, और इन्वेस्टिगेशन क्यों कराते हैं? क्या ये इन्वेस्टिगेशन वही होती है जो आप एफआईआर के बाद वाली जो जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो चार्जशीट फाइल होती है, ये वो वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस क्या होगा कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, क्या सफिशिएंट ग्राउंड है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मोटो होता है। आपको सिर्फ और ये देखना है क्या ऐसे फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं जिससे अगली प्रोसीडिंग में जाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो, और अगर आपको बीच में कोई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं तो आप एविडेंस भी उसके साथ लगा सकते हो। तो आपको ये देखना है। और क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन की आप डेफिनेशन देखोगे 2H में, वहाँ पे जो वर्ड दिया गया है 2H में, जो देखिए उसमें एक तो पुलिस ऑफिसर आउटराइटली इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस, और मैजिस्ट्रेट किसी को भी एम्पावर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो ये अदर पर्सन ऐसा नहीं है को किसी को भी एम्पावर कर देगा, वो बंदे होंगे जो अदरवाइज कोड उनको ये कहता है, उनके पास ऐसी पावर है कि इन्वेस्टिगेट वो कर सकते हैं केसेस को, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो उस केस में उसको इस तरह से आपने देखना है। तो जो 202 का सब क्लॉज 3 है उसको आप इसके साथ अटैच कर सकते हो कि वो जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर जो 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 अदर पर्सन के द्वारा आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो उसके पास वो सारी पावर आ जाएंगी जो एक एसएचओ के पास वो कंसर्न पुलिस स्टेशन की होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट पावर ऑफ अरेस्ट कभी नहीं मिलती है। तो वो उसके लिए एक स्पेसिफिक आती है। तो इसके जो 202 के जो क्लॉज 2 का जो प्रोवाइजो है उसके एक रिगार्डिंग एक लीडिंग केस है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस के रिगार्डिंग एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंची है, मजिस्ट्रेट ने देखा है, तो उसमें जो प्रोसीडिंग जिसमें वो लिखा गया है 202 के सब क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में कि आपको कंप्लेनेंट के सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना है, कोई भी नहीं छोड़ना, और कंप्लेनेंट को भी एग्जामिन करना ऑन ओथ सबको। तो क्या अगर ये कंप्लाई ना किया जाए प्रोसेस को, तो क्या विशिएट प्रोसीडिंग हो सकती है लेटर स्टेज पे जाके? मान लीजिए ऐसा आपने नहीं किया और आपने कमिटल कर दी, तो 209 में कमिटल करने के बाद जब वो प्रोसीडिंग सारी चली, इन द मीन टाइम वो जो अक्यूज़ था वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला गया कि ये देखिए आपने 202 के क्लॉज 2 के प्रोवाइज़ो को आपने कंप्लाई नहीं किया है, सारे विटनेस को आपने ऑन ऑथ एग्जामिनेशन नीचे मजिस्ट्रेट ने ही नहीं किया है, तो उस स्टेज में क्या वो प्रोसीडिंग क्वैश की जा सकती है? तो इसमें ये जजमेंट जो रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की ये कहती है कि उस केस में अगर अक्यूज्ड ने प्रिलिमिनरी स्टेज पे जब वो जो सारे विटनेसेस को एग्ज़ामिन नहीं किया था, और जब वो उसका लोकस आ गया था, उसको ऑर्डर उसको जो स्टेज 204 वाली आने के बाद उसको ये पता चला था कि यार पीछे जो विटनेसेस को इन्होंने ऑन ओथ एग्ज़ामिन नहीं किया सबको, तो उस स्टेज में अगर वो चुप रहता है तो फिर वो प्रोसीडिंग क्वैश नहीं हो सकती। अगर वो उसको ऑब्जेक्ट करता है और उसको ऑब्जेक्शन को कोर्ट नहीं सुनता है, जिसके कारण उसको प्रीजुडाइज होता है, फेलियर ऑफ जस्टिस होता है, तो वो ऊपर स्टेज पे भी उस प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लाई नहीं किया था 202 के सब क्लॉज 2 के प्रोवाइजो को। तो उसको में आपने उस चीज़ में ये जजमेंट है जो अच्छे से देखनी है। तो आफ्टर कॉग्नियंस 3 चीज़ें हो सकती हैं, मैंने बताया। कंप्लेंट आई, कॉग्नियंस हुआ, 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या? पहले आप सीधा 204 में चले जाओगे, सीधा आप कंसर्न्ड जो अक्यूज उस कंप्लेंट में बनता है उसको सीधा आप समनिंग कर दोगे।
204 में उसको बुला लोगे, या आप इशू ऑफ प्रोसेस 204 वाली को आप पोस्टपोन करोगे, खुद इंक्वायरी करोगे या किसी और मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी कर दोगे। ये तरीका हो सकता है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, मे और शेल। शेल कब आप प्रोसीडिंग को पोस्टपोन करोगे वो बहुत ज़रूरी है, तब जब अक्यूज्ड आउट ऑफ जुरिडिक्शन रहता है, उसमें आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप 204 में सीधा चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको पोस्टपोन करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करानी पड़ेगी, या किसी और के द्वारा या खुद, या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब आ जाओ तीसरा, जब कोर्ट को लगता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है तो उसमें भी पोस्टपोन किया जा सकता है। तो पोस्टपोन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद वाली जो प्रोसीडिंग है वो चालू हो सकती है। तो इस चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने खुद इंक्वायरी कर ली या किसी से इंक्वायरी करा ली, अब वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं कर सकता। अगर मान लो उसने इन्वेस्टिगेशन करा ली, अब वो इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो ये 202 की जो है इसको अच्छे से देखना आपने। अब मान लीजिए कंप्लेंट लेके आप पहुँचे मजिस्ट्रेट के पास, तो उस केस में एक चीज़ वो ये कर सकता है कि वो कॉग्नियंस ले ही ना, 190 में जाके कॉग्नियंस ले ही ना, वो क्या कर दे 156 क्लॉज 3 में क्या करे, प्री कॉग्नियंस ऑर्डर में आपकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना यहाँ हो सकता है, वो अगर कॉग्निएबल केस है तो वो उसमें मान लीजिए एफआईआर हो जाए, वो खुद ही एसएचओ कर ले, तो उस केस में आपको यहाँ लाने की अगर लाते हो तो उसका अलग कंसेप्ट रहेगी। अब मान लीजिए प्री कॉग्नियंस में आपने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए, कॉग्नियंस आपने नहीं लिया, 156(3) में आपने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए। इन्वेस्टिगेशन के जब ऑर्डर किए तो उसके बाद वो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो चार्जशीट फाइल कर दी। तो वो चार्जशीट फाइल हमेशा, चाहे वो कैंसलेशन है, वो चाहे वो अनट्रेस है, वो 173 में ही फाइल होती है। तो 173 में सीआरपीसी में फ़ाइल होगी। फ़ाइल होने के बाद अब मजिस्ट्रेट के पास 3 चीज़ें हैं वो कर सकता है। क्या? उसी को मानते हुए, उसी के ऊपर कॉग्नियंस लेते हुए उसको 190 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में ऑन पुलिस रिपोर्ट उसको कॉग्नियंस ले ले, और प्रोसीडिंग वो पुलिस रिपोर्ट वाली प्रोसीडिंग जो है उसी तरह चला दे जैसे वो एफआईआर वाले केस में चलती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि वो कॉग्नियंस ले ही ना, वो कहे यार आप कैंसलेशन जो फाइल कर रहे हो, जहाँ कुछ भी ऐसा फाइल कर रहे हो, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके एलिगेशन से, वो कॉग्नियंस ले ही ना। तो उस केस में वहीं पे उस प्रोसीडिंग का खात्मा हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। या मान लीजिए वो इन द प्रोसेस कि वो कैंसलेशन फाइल हुई थी, कोर्ट ने इन्फॉर्मेंट जो था, कंप्लेनेंट था, उसको कॉल किया, इन्फॉर्मेंट ने कहा नहीं जी ऑफेंस तो बन रहा है, उसमें उसने प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दी, प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दी, और उस प्रोटेस्ट पिटीशन को, कैंसलेशन को नहीं माना लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन को कोर्ट ने मान लिया और उसको कंप्लेंट एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर लिया और उसका कॉग्नियंस ले लिया 190 के क्लॉज सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में, जिसमें कंप्लेंट आती है। तो उसके बाद उसकी 200 वाली प्रोसीडिंग वहाँ से शुरू कर दी। तो वहाँ से 200 की प्रोसीडिंग जो शुरू की गई, फिर आगे ऑन ओथ एग्जामिनेशन उसके विटनेसेस की और कंप्लेंट को खुद को चला सकता है। और अब आ जाओ तीसरी स्टेज में क्या होगा, मान लो वो चार्जशीट फाइल की गई, चार्जशीट फाइल में जो कंसर्न्ड आईओ या कंसर्न्ड एसएचओ ने एलिगेशन लगाए कि ये ऑफेंस बन रहा है, चार्जशीट फाइल कर दी। तो उसमें उस चार्जशीट को फाइल मानते हुए कोर्ट को लगता है कि यार नहीं यार, ये जो मटेरियल सफिशेंट जो इन्होंने जो लगाया है ना, इन्वेस्टिगेशन बड़ी वेग सी की है, तो उस केस में भी मैजिस्ट्रेट कॉग्नियंस 190 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में लेते हुए भी 200 की प्रोसीडिंग आगे चला सकता है, दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आपको देखनी है कि 190 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में पुलिस रिपोर्ट जब फाइल होती है उसमें कॉग्नियंस होता है, और 190 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में जो कंप्लेंट फाइल होती है उसमें जो होता है कॉग्नियंस होता है। तो ये दोनों में पुलिस रिपोर्ट आने से वो आप कॉग्नियंस किसी में भी ले सकते हो। और मान लो पुलिस रिपोर्ट आई थी और आपने कॉग्नियंस कंप्लेंट में ले लिया, कंप्लेंट कौन सी, जो पहले वाली कंप्लेंट आपने
जो आपने सीधा कोर्ट के पास लेके आए थे, और कोर्ट के पास जो पहली कंप्लेंट थी जिसके ऊपर 156 क्लॉज 3 में प्री कॉग्नियंस में आपने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए थे, उसी कंप्लेंट को अब कोर्ट, क्योंकि चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, तो चार्जशीट को पास हटा के कोर्ट उसी को कंप्लेंट मानते हुए 200 की प्रोसीडिंग भी चला सकता है। उसमें कॉग्नियंस वो 190 के सब क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में वो है, वो कॉग्नियंस ले सकता है। तो ये थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है, इसको आपने अच्छे से देखना है। तो उसके बाद जो अगर देखोगे 200 की प्रोसीडिंग, 201 क्या कहता है? 201 कहता है कि अगर ऑरल कोई ऐसी कंप्लेंट आई है और कोर्ट को लगता है कि इसमें उसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती है, तो उस केस में वो बेसिकली उस जो कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट होगा, कंप्लेनेंट होगा, उसको जिस जो जुरिडिक्शन कोर्ट है उसके पास भेज सकता है। अगर वो रिटर्न में है तो उस केस में वो अंडोर्स करके भेज देगा जिसकी जुरिडिक्शन है, तो उसे कहते हैं रिटर्न ऑफ कंप्लेंट। तो रिटर्न ऑफ कंप्लेंट आपको सीपीसी में भी मिलेगा, ऑर्डर 7 रूल 10 में, और इधर भी मिलता है 201 में। तो कई बार ये पीटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है। और मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या दोनों में कंप्लेंट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, दोनों में प्रोसेस वही रहेगी। आप नॉन कॉग्निजेबल में भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, इंक्वायरी भी खुद कर सकते हो। और अगर ऑन ओथ एग्जामिनेशन हो गया है तो आप एग्जामिनेशन करने के बाद सीधा 204 में भी जा सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो ये आपको अच्छे से देखना है। और क्या मैंने बताया था कि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद मान लो कोई चार्जशीट अगर फाइल होती है, मान लो एक केस ऐसा था जिसमें कंप्लेंट आप थाने में सीधा लेके गए थे, कॉग्निजेबल केस था, उसमें एफआईआर करने में मना कर दिया मजिस्ट्रेट ने, तो आप जनरली मजिस्ट्रेट के थाने में मना कर दिया उसको कंप्लेंट पे ऊपर, क्योंकि कॉग्निजेबल था, फिर भी एफआईआर करने से थाने वालों ने मना कर दिया, तो आप उसमें कंप्लेंट लेके मजिस्ट्रेट के पास आ गए 156 के क्लॉज 3 में रेड विद 200। तो उस कंप्लेंट के ऊपर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो क्या कोर्ट बाउंड है, मजिस्ट्रेट क्या बाउंड है कंसर्न्ड जो थाने में ऑर्डर करने के लिए उस कंप्लेंट के ऊपर कि इसमें आप जो है एफआईआर दर्ज करें? तो कोर्ट बाउंड नहीं है। अगर कोर्ट को अदरवाइज़ भी लगता है कि कंप्लेनेंट के पास सफिशिएंट एविडेंस हैं और अदरवाइज़ भी इसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट करके वो चला सकता है, दिक्कत नहीं है। तो बाउंड नहीं है एफआईआर के ऑर्डर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट कराने के लिए। तो कोर्ट की इसमें मर्जी रहती है। और जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है, मैंने बताया था हीराबाई वाली, जिसका मैंने आगे जिक्र किया था, विनूभाई हीराबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पोस्ट कॉग्नियंस भी ऑर्डर किया जा सकता है टिल द टाइम ट्रायल शुरू नहीं होती। किसका? पोस्ट कॉग्नियंस का जो ऑर्डर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये जो प्रोसीडिंग है वो 200 कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे वो जजमेंट नहीं लगती है, क्योंकि पोस्ट कॉग्नियंस स्टेज के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करानी है वो ऑलरेडी 202 में दे रखी है। तो इसीलिए ये जो जजमेंट आई है ये उन केसों के लिए आई है जहाँ पे कंप्लेंट आई थी और थाने वालों ने एफआईआर की है, और एफआईआर करने के बाद उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी है, आपने कॉग्नियंस ले लिया था 190 के क्लॉज सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में, जिसमें पुलिस रिपोर्ट आई थी। कॉग्नियंस लेने के बाद आपने इंक्वायरी शुरू कर दी थी, ट्रायल नहीं। तो इंक्वायरी के दौरान भी, क्योंकि ये पोस्ट कॉग्नियंस स्टेज हो गई थी, फिर भी आप अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, इवन दो इट्स अ पोस्ट कॉग्नियंस स्टेज। लेकिन 202 में अगर देखोगे तो कंप्लेंट आपके पास आई है, कंप्लेंट में आपने ऑन ऑथ एग्जामिनेशन किए, तो इसमें तो ऑलरेडी 202 में पोस्ट कॉग्नियंस की पावर इन्वेस्टिगेशन की मजिस्ट्रेट के पास है 202 में। तो इसीलिए ये जो जजमेंट आई है, ये जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो प्रीवियस जो मैंने अभी बताया उन्हीं के ऊपर लगती है, ये कंप्लेंट केसेस के ऊपर नहीं लगती है। तो उसको आपने अच्छे से देखना है। अब देखिए, ऑर्डर डिसमिसल का हो गया 203 में, कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फसाई
ऑफेंस नहीं बन रहा है। कोर्ट ने ऑन ओथ एग्जामिनेशन किया और आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद क्या उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है मैजिस्ट्रेट? मान लो डिसमिस 203 में आपकी कंप्लेंट डिसमिस कर दी है, तो ये ऑर्डर रिकॉल नहीं हो सकता है। और दूसरा ऑर्डर, मान लो ऑन ओथ एग्जामिनेशन किया था, कोर्ट को लगता है कि प्रीमा फेसी ऑफेंस बन रहा है और 204 में चला गया, समनिंग कर दी अक्यूज को, तो क्या वो रिकॉल की जा सकती है? वो पहले एक जजमेंट थी जिसका नाम KM मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि वो रिकॉलिंग 204 वाली हो सकती है। उस ऑर्डर को आप रिकॉल कर सकते हो जिस ऑर्डर में आपने ये 204 में समनिंग अक्यूज को कर दी थी। लेकिन अब अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल एंड अदर्स 2004 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि रिकॉलिंग 204 की वो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पावर हो जाएगी कौन सी, रिव्यू की, और रिव्यू CRPC में मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई पावर रिव्यू की नहीं है। 362 इसके लिए आप सेक्शन CRPC का देख सकते हो, तो इसीलिए ये पावर मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। तो बेसिकली मैंने अब देखिए, अब मान लो एक कंप्लेंट आपके पास आई है, वो कंप्लेंट में जो अफेंस इस तरह के अट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी सज़ा एक्सीडिंग 2 ईयर में जा रही है, जैसे ऐसा कोई अफेंस है जिसकी सज़ा 2 साल से ऊपर की है, मान लो उस केस में क्या होगा, 2X CRPC का अगर देखोगे तो उसमें वारंट केस उसको कहते हैं। तो वारंट केस वाले में आप एक कंप्लेंट दी ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो उस केस में फिर जो प्रोसीडिंग तो 200 की ही चलेगी। 200 में ऑन ऑफ एग्जामिनेशन होगा, 204 में कॉलिंग हो जाएगी, कॉलिंग के बाद कोर्ट को लगता है कि ये उसी के द्वारा सुना जाने वाला केस है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजने की ज़रूरत नहीं, तो वहीं पे 204 में उसको कॉपी सप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जिसको ट्रायल कर रहा है कंप्लेंट केस, उस केस में 207 और 208 नहीं लगता है। कमिटल कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में आप 208 लगा सकते हो, और अदर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है उसके लिए आप 207 में जा सकते हो, 209 में कमिटल हो जाएगी। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट केस पहुंचा है और वो उसी को खुद ने उसको ट्रायल करने की पावर है उसके पास, तो उस केस में आप 207 और 208 में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जा भी नहीं सकते। आपको क्या करना है, 204 में उसको कॉपी सप्लाई करनी है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए वहाँ पे अगर वारंट केस है, तो वारंट केस में आप चले जाओगे चैप्टर 19 में, वो वाली ट्रायल शुरू हो जाएगी अगर ट्रायल शुरू करनी है तो इसमें प्री समनिंग जो प्रोसीडिंग होती है वो अलग होती है। आफ्टर समनिंग चैप्टर 9 में चली जाती है, चैप्टर 19 में चली जाती है अगर वो केस वारंट केस है। तो वारंट केस दो तरह के हो सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट वाले और अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट वाले। और पुलिस रिपोर्ट वाले होते हैं जो, वो अगर देखोगे तो 238 से लेके 243 वाली प्रोसेस चलती है, और अदरवाइज जो कंप्लेंट केस वाले होते हैं वारंट केस, उसमें अगर आप ट्रायल में पहुंच जाते हो, चैप्टर 19 में पहुंच जाते हो, तो 244 से लेके 247 तक चलेगी। और दोनों का अंत, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट हो चाहे वो कंप्लेंट केस हो, दोनों का जो ट्रायल का जो एंड होता है वो सेम होता है। वो कौन सा, सेक्शन 248 से लेके 250 तक। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। और सम्मन केस में हमेशा आपको चैप्टर 20 में जाना होगा अगर आप ट्रायल कंडक्ट कराना चाहते हो। कंप्लेंट केस में सफिशिएंट मटेरियल है आपके पास, 204 आपने कर दिया, सम्मन अक्यूज़ को कर दिए हैं। उसके बाद अगर आपने ट्रायल सम्मन केस की कराना चाहते हो, कंप्लेंट ऐसी थी, तो 250 से लेके 259 तक आप सारी जो प्रोसीडिंग कर सकते हो। तो उस चैप्टर में आपको 20 में जाना पड़ेगा। तो इंक्वायरी स्टेज इसी से डील करता है। आपने प्रीमा फेसी किस तरह से पहले कंप्लेंट आगे एग्जामिन करना है, उसके लिए चैप्टर 15 बात करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट के पास अगर कंप्लेंट आ चुकी है तो वो चैप्टर 15 में ही अकेली डील होती है, ऐसा नहीं है। 15 बात करता है 3 सेक्शनों की ही, कि आपके पास कंप्लेंट पहुंची है, उसको आपने ऑन ऑथ एग्जामिनेशन आगे कंप्लीट हो गए हैं और आपके पास मटेरियल सफिशिएंट है, तो आप 204 में जाओगे। 204 में उसको समनिंग की, समनिंग करने के बाद आप चार्ज फ्रेम करोगे। चार्ज फ्रेम आप चैप्टर 19 या चैप्टर 20 में जा सकते हो। अगर वो वारंट केस है तो चैप्टर 19 में, समन केस है तो चैप्टर 20 में जाओगे। तो इस तरह से उसकी ट्रायल चलेगी। तो ट्रायल वहीं पर है।
तो जो आगे वाली प्रोसीडिंग है वो चैप्टर 15 में है, और जो समनिंग करने की है वो 204 में है। अब देखिए, अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो पब्लिक सर्वेंट वाले केसेस में जैसे वो जो चलेगी सारी प्रोसीडिंग, वो भी चैप्टर 19 चैप्टर 20 में जाएगी। कोर्ट वाली भी चैप्टर 19 चैप्टर 20 में जाएगी। उसी तरह ही देखना पड़ेगा इन सबको। तो बेसिकली इस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। और इसके अलावा कुछ और रह नहीं गया है। और अब देखिए, जो पावर कॉग्नियंस की होती है, वो जो पावर इंक्वायरी और ट्राई करने की होती है, ये दोनों डिफरेंस, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों? अब देखो, मान लो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है, तो उस केस में क्या मैजिस्ट्रेट मैटर को इंक्वायर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता है, क्योंकि 209 वाली या 208 वाली या 207 वाली 208 या 209 वाली प्रोसीडिंग होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होती है। ये ट्रायल नहीं है, ये इंक्वायरी नहीं है। तो इसमें जजमेंट्स हैं काफ़ी। तो उसमें इंक्वायरी अगर आपके पास नहीं है तो सीधा आप कमिटल करोगे। कमिटल करेगा वो, आगे उसकी ट्रायल करेगा। तो आप कॉग्नियंस लेने की तो आपके पास पावर है, लेकिन इंक्वायर और ट्राई करने की पावर नहीं है। और जिस केस में आपके पास कॉग्नियंस लेने की पावर नहीं है, तो क्या उस केस में आपके पास इंक्वायरी और ट्राई करने की पावर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 193 देखोगे तो उस केस में जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है वो कभी भी कॉग्नियंस नहीं ले सकता, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड। वहाँ कौन कौन से दो सेक्शन है? 199 का क्लॉज 2, जैसे डेफामेशन केसेस हैं, जो पब्लिक सर्वेंट या बड़े जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई डेफामेशन करता है तो उस केस में वो कॉग्नियंस खुद भी ले सकता है एक केस में, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरे में वो अगर 319 का जो एडिशनल प्रोसिक्यूशन का केस है, उस केस में भी वो कर सकता है। तो ये थोड़े से दोनों केसेस में वो कॉग्नियंस लेने की उसके पास पावर है। अदरवाइज़ वो सीधा इंक्वायरी और ट्रायल ही करता है, उसके पास कॉग्नियंस की पावर नहीं है। तो कॉग्नियंस की पावर हर केस में मजिस्ट्रेट के पास है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो आज की क्लास यहीं अपने ख़त्म करते हैं। तो आगे वाली क्लास में कुछ और चीज़ CRPC की मैं कराऊँगा। फ़िलहाल थैंक यू सो मच।